फ्रेंड आज हम लोग सी टेट 2021 की जो CDP में क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और CDP में पेपर 1 में जो 30 क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो क्वेश्चंस है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और उसका आंसर के बारे में भी चर्चा करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विकास क्या है। तो दोस्तों विकास क्या है, विकास में बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए में है कि विकास एक आयामी है। तो दोस्तों विकास एक आयामी नहीं होता है, क्योंकि विकास बहुआयामी होता है। विकास एक दिशीय है, क्योंकि विकास एक दिशा में नहीं होता है, विकास के कई दिशा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी को पढ़ेंगे, आनुवंशिक द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित होता है। तो आनुवंशिक द्वारा विकास निर्धारित नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा, विकास में बदलाव किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित हो जाता है। तो इनमें से निर्धारित हो जाता है, जिसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आँखों का रंग जो होता है वो पूर्णतः आनुवंशिक द्वारा निर्धारित होता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसे सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखता है। तो इसको द्वितीय सामाजिकरण कहते हैं, क्योंकि पारिवारिक जो होता है वो सामाजिकरण का पहला कारक होता है। परिवार सामाजिकरण का पहला कारक होता है, और द्वितीय जो होता है वो स्कूल होता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोलबर्ग के भौतिक विकास सामाजिकरण सिद्धांत में दूसरे स्तर पर परंपरागत नैतिकता की तैयारी तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है। तो तीसरी अवस्था को कहा जाता है अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिमन्यस। अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिमन्यस। इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश की समझ को पाने की असमर्थता के कारण एक नई स्कीमा की रचना क्या कहलाती है। एक नई स्कीमा की रचना समायोजन कहलाती है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय या कार्यरूप सूचना को संगठित और प्रतिबद्ध करता है। कौन सा करता है, तो ये करता है स्कीमा करता है। पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय या कार्यरूप सूचना को संगठित करता है, तो स्कीमा सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है। तो ये करता है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का समर्थन करता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है। पाठ मतलब दोस्तों होता है टेम्पररी हेल्प। टेम्पररी का हेल्प का उदाहरण नहीं है रटना। रेटिफिकेशन को शिक्षा शास्त्री ने हतोत्साहित करने की बात कही है। इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 9 पढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति का एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये उपयुक्त नहीं है, वेधन और दोहरा उपयुक्त नहीं है। निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संक्रियाओं के पदों में के रूप में परिभाषित किया। ये कौन थे, हावर्ड गार्डनर ने विभिन्न सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया। तो किसने किया, हावर्ड गार्डनर ने। एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए। एक संरचनावादी कक्षा में किस पर महत्व दिया जाना चाहिए, तो संरचनात्मक मूल्यांकन पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद क्या है, एक जटिल कार्य को करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और लड़कों को गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों और कारों से जोड़ा जाता है। यह किसको दर्शाता है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को जीव का पुनः उत्पादित करें। ये
असफल हो जाती है, क्योंकि बच्चों को अगर बोला जाए कि जो पढ़ाए हैं उसको सेम टू सेम बोलो तो वो नहीं बोल पाएगा, तो ये असफल हो जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कारण पढ़ते हैं इसका। जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण घोतक है, ये बात सही है। तो हम लोग इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ए सही है और आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है। एक संरचनावादी कक्षा में छात्रों की क्या भूमिका होती है। अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील है। अध्यापक और छात्र दोनों ही क्या होते हैं, क्रियाशील होती है। उसी बोलते हैं हम लोग एक संरचनावादी कक्षा की एक पहचान है। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना को कैसे कर सकती है। तो ये कैसे कर सकती है, आइए देखते हैं हम लोग पहले कि अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 2, कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सम्मिलित करके। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 है, संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देकर। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 है, छात्रों को प्रोत्साहित करके कि क्वेश्चन को मानकीय पाठ्यक्रम के अनुकूल बना ले। ये हो गया, नेगेटिव वर्ड हो गया। तो इसका ऑप्शन आंसर जो हो जाएगा 1, 2 और 3। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। रमने की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। एक समावेशी कक्षा में संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक संयोजन करना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पर्शिक साधनों का प्रावधान करके। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, रीना कक्षा में दी गई समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है। निम्न में से किसका प्रतीक है। ये प्रतीक है अपसारी सोच का प्रतीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। राजू के 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी को डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है। यह किसके अभिलक्षण है। तो यह अभिलक्षण है डिसग्राफिया, डायसिलेक्सिया मतलब पठन विकल्प के लक्षण है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है। एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिलती है। तो ये मिलती है व्यक्तिगत लक्ष्यों को निर्धारण करने के लिए और सहयोगात्मक अधिगम के जरिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 3, व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण करके और सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देकर। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है। एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है। अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता लिए हुए, अपने पर्यावरण को समझाने की उत्सुकता लिए हुए। उसका क्वेश्चन नंबर 22 है, बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यह है, बच्चों की असफलता का गुणरोपण हमेशा उनके आनुवंशिक दोषों का किया जाता है। उसका ऑप्शन नंबर बी है, बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना, इसके द्वारा बच्चों में असफलता का कारण हो सकता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है। तो अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा दे सकती है विषय वस्तु का विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। विषय वस्तु का विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके, यानी ऑप्शन नंबर, इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रतियों के साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र क्या कहलाता है। तो इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र कहलाता है अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा। इस तरह का शिक्षा शास्त्र क्या देगा, अधिगम के स्थानांतरण
और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। ये जानकारियाँ किस स्मृति में संगठित होती है? कि बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, धुले कपड़ों को तह करने की प्रक्रिया, 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। तो इसे हम लोग दीर्घ अवधि स्मृति कहते हैं, दीर्घ अवधि स्मृति कहते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को लिए समझने के लिए सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं, यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। तो जो छात्रों को ग्रेड और पदों में निर्धारित नहीं किया जाता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है नहीं में, तो नहीं का आंसर नहीं में होता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं, 27 की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक और संतोषजनक है? आनंददायक और संतोषजनक है। तो जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा जो होता है वो आनंददायक और संतोषजनक है। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं या अपेक्षाओं क्या होती है? तो ये होती है उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है? तो बाल केंद्रित कक्षा का सृजन किया जा सकता है विद्यार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर। विद्यार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि विद्यालय की पाठचर्चा की विषय वस्तु में कटौती की जाए, ना कि वस्तु में कटौती की जाए। इसके बाद है ऑप्शन नंबर 2, विद्यालय की पाठचर्चा में लचीलेपन में वृद्धि किया जाए। लचीलेपन की वृद्धि की बात कही गई है एनईपी 2020 में। उसके बाद रटंत अधिगम को महत्व देना। रटंत अधिगम को महत्व नहीं दिया गया है, इसको हतोत्साहित किया गया है, इसको डिस्करेज किया गया है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 4, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। तो विवेचनात्मक चिंतन को महत्व दिया गया है। विद्यालय की पाठचर्चा के लचीलेपन में वृद्धि की बात कही गई है, और विद्यालय की पाठचर्चा की विषय वस्तु में कटौती की बात कही गई है, और रटंत को हतोत्साहित किया गया है, डिस्करेज किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोगों ने देखा ना कि सीडीपी के 30 क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले सीटेट एग्जामिनेशन 2022 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।